मैं ऋषभ सिंह योगेंद्र टाइम्स पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जिस तरह आप हमारे चैनल को प्यार और सम्मान दे रहे हैं उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और ऐसे ही आप अपना प्यार सम्मान हमें देते रहें। साथ में जो भी वाजिब कारण हो, तथ्य हो, उसे हमें क्या करें, अवगत कराएं। तो आज हम सब मिलकर जिस चैप्टर पे, अध्याय पे चर्चा या बहस करना चाहते हैं वो है संविधान सभा। और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आपने पीछे के 3 लेक्चर जिसमें मैंने भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ाया था उसको आपने प्रॉपर नोट्स बनाया होगा, समझा होगा। जो आपके डाउट होंगे वो आप क्या करिएगा, कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराइएगा। तो आज हम जिस चैप्टर पर या जिस अध्याय पर चर्चा करना चाहते हैं वो है हमारा संविधान सभा। और संविधान सभा एक ऐसा टॉपिक है जिससे नंबर ऑफ फैक्ट निकलते हैं, और नंबर ऑफ फैक्ट निकलेंगे इसका मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बनेंगे। स्वाभाविक बात है कि जहां से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, जहां से ज्यादा नंबर ऑफ फैक्ट होंगे, वहीं से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो संविधान सभा एक ऐसा टॉपिक है जहां से नंबर ऑफ फैक्ट निकलते हैं या ज्यादा से ज्यादा फैक्ट निकलते हैं, वहां से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो संविधान सभा इंग्लिश में इसी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो आज की जो हमारी चर्चा, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की, कैसे कैसे हमारे देश में संविधान का विकास हुआ, कैसे संविधान सभा को अंग्रेजों ने स्वीकृति दी। आज हम क्या पढ़ेंगे, संविधान सभा के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारे यहाँ एक व्यक्ति 1895 ईस्वी में जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम था? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक की एक पत्रिका आती थी जिस पत्रिका का नाम था स्वराज पत्रिका। स्वराज पत्रिका। इस स्वराज पत्रिका के माध्यम से उन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक की एक पत्रिका आती थी। कौन सी पत्रिका? स्वराज पत्रिका, जिसके माध्यम से उन्होंने किसकी मांग की? संविधान सभा की मांग की। लेकिन इनकी बातों को बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसी क्रम में हमारे यहाँ 1920 या 1922 के आसपास महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की। महात्मा गांधी की एक पत्रिका आती थी जिसे कहते थे यंग इंडिया। पत्रिका क्या नाम था? यंग इंडिया। इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने क्या किया? संविधान सभा की मांग की। इन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए एक ऐसी संविधान सभा होनी चाहिए जो भारतीयों की इच्छा के अनुसार हो। तो आप इसे याद रखिए, सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज पत्रिका के माध्यम से संविधान सभा की मांग की, लेकिन इनकी बातों को बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसी क्रम में एक व्यक्ति आते हैं महात्मा गांधी, जिनसे हर व्यक्ति वाकिफ है। वो 1922 में एक पत्रिका लाते हैं, उनकी पत्रिका थी यंग इंडिया। इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया? संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग की और इन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए संविधान सभा ऐसी होनी चाहिए जो उनकी इच्छा के अनुसार हो। इनकी भी बातों को बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसी क्रम में जो व्यक्ति आए उनका नाम था फिर 1934 ईस्वी में एम.एन. राय। 1934 ईस्वी में एम.एन. राय, या जिसे बोलते हैं मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. राय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। 1934 ईस्वी में सर्वप्रथम एम.एन. राय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग की और इसी को मूर्त या साकार रूप देने के लिए 1938 के आसपास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की मांग अंग्रेजों से की, या संविधान सभा की मांग अंग्रेजों से की। संविधान सभा की मांग अंग्रेजों से की। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो आप बताएंगे 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उनकी एक पत्रिका आती थी, पत्रिका का नाम था स्वराज पत्रिका। उसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की, उनकी पत्रिका आती थी यंग इंडिया पत्रिका। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की पत्रिका कौन थी? यंग इंडिया पत्रिका, याद रखिएगा। और बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका कौन थी? स्वराज पत्रिका। उसके बाद 1934 ईस्वी में एक व्यक्ति थे एम.एन. राय, साम्यवादी आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने क्या किया? संविधान सभा की मांग की। इसी को मूर्त या साकार रूप देने का काम किसने किया? 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब ये लोग मांग कर रहे थे, लेकिन
अंग्रेजों ने संविधान सभा की बात को कब स्वीकारा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी, अंग्रेजों ने कब माना? तो हमारे यहाँ एक प्रस्ताव आया 1940 ईस्वी में, जिसे बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। 1940 में एक आया अगस्त प्रस्ताव। इस प्रस्ताव के माध्यम से अंग्रेजों ने सर्वप्रथम ये माना कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। इन्होंने ये बात कह दिया कि हाँ, हम भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बनाएंगे, लेकिन ये निश्चित नहीं किया कि भारतीय संविधान सभा जो बनेगी उसमें कौन कौन होंगे, भारत के भी लोग होंगे या अन्य भी लोग होंगे, अन्य देश के लोग। तो इन्होंने 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव का उसमें तो कहा कि संविधान सभा होगी, लेकिन निश्चित नहीं किया कि कौन कौन लोग होंगे। इसी वजह से हमने क्या कर दिया, इसका विरोध कर दिया। इसी क्रम में फिर एक प्रस्ताव आया 1942 में, जिसे बोलते हैं क्रिस प्रस्ताव। क्या बोलते हैं? क्रिस प्रस्ताव। क्रिस प्रस्ताव में भी अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांगा, संविधान संघ की मांग को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि भारतीयों को हम संविधान सभा देंगे या संविधान बनाने का मौका देंगे, लेकिन कब? जब हमारे यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाए। युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी। ये किस प्रस्ताव में कहा गया? क्रिस प्रस्ताव में कहा गया। भारतीयों ने फिर से ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तमाम ऐसे हमारे यहाँ के जो नेता थे, उन्होंने कहा कि अगर आपको संविधान सभा देना है, हमें संविधान बनाने का मौका देना चाहते हैं, तो युद्ध के बाद क्यों, युद्ध से पहले दीजिए। इसी बात पे इन्होंने क्या कर दिया, इसका विरोध कर दिया। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1944 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद क्या होता है, इंग्लैंड में एक आम चुनाव होता है। और इंग्लैंड में जब आम चुनाव होता है उस समय दो पार्टी थी। एक पार्टी थी अनुदार पार्टी, जिसे बोलते हैं कंजर्वेटिव पार्टी। एक थी अनुदार पार्टी, एक थी उदारवादी पार्टी, उदारवादी पार्टी, या जिसे बोलते हैं लेबर पार्टी। अनुदार पार्टी के जो नेता थे उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के क्या है, अभी तक 1944 तक प्रधानमंत्री हैं। और उदारवादी पार्टी के जो नेता थे उनका नाम था क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली। अब 1944 में जब द्वितीय विश्व समाप्त होता है, 1945 का चुनाव होता है इंग्लैंड में, आम चुनाव, तो उदारवादी पार्टी जो थी, जो लेबर पार्टी जो थी, उसके जो नेता थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे, भारतीयों को सबसे पहले आज़ादी देंगे, या क्या देंगे, स्वतंत्रता देंगे, स्वतंत्रता देंगे, और साथ में उन्हें संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा भी देंगे, संविधान सभा भी देंगे। इसी बात को आधार बनाते हुए क्लेमेंट एटली ने क्या लगा, इंग्लैंड का चुनाव लड़ा। और इंग्लैंड का चुनाव लड़ने के बाद क्या हो गया, ये जीत गए। जब ये जीत गए तो इन्होंने सबसे पहले काम क्या किया, इन्होंने एक मिशन बनाया या एक योजना बनाई, जिसे बोलते हैं कैबिनेट मिशन योजना। एक योजना बनाई या मिशन बनाई, जिसे बोलते हैं कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। इस योजना को कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे ये ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे। इसी वजह से इन्हें क्या बोला गया, कैबिनेट मिशन योजना या कैबिनेट योजना। इसमें 3 सदस्य थे। एक सदस्य जिनका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये इस मिशन के या इस योजना के क्या थे, अध्यक्ष थे। इस मिशन या इस योजना के अध्यक्ष थे। दूसरे सदस्य कौन थे? एक थे एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। तीसरे सदस्य कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो क्लेमेंट एटली ने एक योजना तैयार की, इसे बोलते हैं कैबिनेट मिशन योजना। इसमें 3 सदस्य रखे गए, एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एक एवी अलेक्जेंडर, एक स्टेफोर्ड क्रिप्स। इनसे कहा गया कि आप भारत जाइए और भारत जाके ये देखिए कि भारत में जो संविधान सभा बनी है उसका कैसे कैसे क्या क्या प्रावधान किया जाए। तो ये संविधान सभा 24 मार्च 1946 को भारत आई, या ये योजना कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को भारत आई। और 16 मई 1946 को इसने क्या की, अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब उस रिपोर्ट में क्या बातें लिखी गई हैं, उन्हीं बातों आपको जानना है, क्योंकि इसी योजना के आधार या इसी मिशन के आधार पर ही हमारा क्या बना, संविधान सभा बना है। तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना किसने बनाई थी, क्लेमेंट एटली ने बनाई थी। कितने सदस्य थे? 3। एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे जो इसके अध्यक्ष कहलाए, एक थे एवी अलेक्जेंडर, एक थे स्टेफोर्ड क्रिप्स।
24 मार्च 1946 को ये मिशन या ये योजना कहाँ आई, दिल्ली आई। 16 मई 1946 को इसने अपनी क्या दी, रिपोर्ट पेश किया, रिपोर्ट दी। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया था? इस रिपोर्ट में जो पहली बात कही गई कि भारतीयों के लिए एक संघ होगा, भारतीयों के लिए क्या होगा, एक संघ होगा, जिसमें क्या होगा, ब्रिटिश प्रांत व देसी रियासत शामिल होंगे, ब्रिटिश प्रांत व देसी रियासत शामिल होंगे। सबसे पहला प्रावधान इन्होंने यही कहा, ब्रिटिश प्रांत व देसी रियासत शामिल होंगे। भारत के लिए एक संघ होगी जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देसी रियासत शामिल होंगे, पहली बात ये कही। दूसरी बात इन्होंने कही कि भारत की एकता और अखंडता बनी रहे, भारत की एकता और अखंडता बनी रहे। इस वजह से जो अभी तक मुस्लिम लीग बार बार पाकिस्तान की मांग कर रही थी, उस पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया गया, ठुकरा दिया गया। कैबिनेट मिशन ने कहा कि पाकिस्तान जैसा कोई देश नहीं बनेगा। दूसरी बात इन्होंने कही। तीसरी बात इन्होंने कही कि संविधान सभा के जो सदस्य आएंगे, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा जितनी होगी, प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा, ये प्रावधान उन्होंने किया। ठीक, और इनका चुनाव कैसे होगा, इनका चुनाव होगा अप्रत्यक्ष रूप से। कैसा होगा, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक, दूसरी बात इन्होंने की, पहली बात कि भारत के लिए एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत शामिल होंगी। दूसरा, भारत की एकता और अखंडता को क्या किया जाए, अक्षुण्ण रखा जाए, इसके लिए पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया। तीसरा, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा, यानी अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और कहा गया इनका जो चुनाव होगा वो किस पद्धति से होगा, उस पद्धति का नाम रखा गया एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति। इस पद्धति के माध्यम से क्या होगा, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा। ठीक, और एक बात क्या कहेगी, और इसमें एक बात कही गई कि संविधान सभा में जो सदस्य आएंगे वो ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे चुनकर, ब्रिटिश प्रांतों से क्या आएंगे, चुनकर आएंगे, मतलब निर्वाचित होकर आएंगे, ब्रिटिश प्रांत से चुनकर। तथा देसी रियासतों से क्या होगा, मनोनीत होके आएंगे, देसी रियासत से जो होंगे वो मनोनीत होके आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि जो भारत की संविधान सभा थी वो पूर्ण रूप से निर्वाचित नहीं थी, आंशिक रूप से निर्वाचित था, आंशिक रूप से क्या थी, मनोनीत थी। इस बात को मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ब्रिटिश प्रांत से जो आएंगे सदस्य वो चुनकर आएंगे, देसी रियासत जो आएंगे मनोनीत होकर आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आंशिक रूप से निर्वाचित तथा आंशिक रूप से मनोनीत होगी, तथा आंशिक रूप से मनोनीत, ये आप याद रखिएगा। और क्या कहा गया, और कहा गया कि जो संविधान सभा की सीटों का बंटवारा होगा वो प्रत्येक 10 लाख पर, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना जाएगा, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना जाएगा। इतनी बातें कैबिनेट मिशन योजना में कही गई थी, जो मुख्यतः आपके सामने मैंने लिख दिया है। अगर आपका इसमें से कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में मुझे लिख दीजिएगा, मैं आपका इसका जवाब दे दूंगा। तो ब्रिटिश प्रांत से जो आएंगे सदस्य चुनकर आएंगे, देसी रियासत से मनोनीत होकर आएंगे। इसका मतलब संविधान सभा के सदस्य आंशिक रूप से निर्वाचित था, आंशिक रूप से क्या होंगे, मनोनीत होंगे। और जो संविधान सभा की सीटों का बंटवारा किया गया था वो कहा गया था कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर कितने व्यक्ति चुने जाएंगे, एक व्यक्ति चुने जाएंगे, ये बात कहेगी। अब जब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा, तो उसमें से 389 सदस्य क्या होते हैं, चुनकर आते हैं। 389 सदस्य या संविधान सभा के सदस्य होते हैं, और 389 में से क्या होता है, 296 सदस्य आते हैं कहाँ से, ब्रिटिश प्रांत से,
ब्रिटिश प्रांत से, और 93 सदस्य आते हैं देसी रियासत से। 93 सदस्य कहाँ से आते हैं? देसी रियासत से। ठीक, कितने सदस्य आए? 389 सदस्य। कब चुनाव हुआ? जुलाई अगस्त के महीने में 1946 में हुआ। 389 सदस्य आए, जिसमें से 296 सदस्य कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांत से। 93 सदस्य कहाँ से थे? देसी रियासत से। ये जो ब्रिटिश प्रांत से चुन के आए थे, इनका चुनाव कैसे हुआ था? देखिए, 296 में से 292 + 4 किया गया इसे। 292 + 4, 4 क्या था? 4 थे कमिश्नरी क्षेत्र, जिसे जैसे आज होता है केंद्र शासित प्रदेश, जैसे आज 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में, वैसे क्या होता है उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन थे? ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला था दिल्ली, दूसरा था अजमेर मारवाड़, या अजमेर मेरवाड़ भी लिखा रहता है बुक में, अजमेर मारवाड़। दूसरा था आपका कुर्ग, जो प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक में है, आप लोग जानते ही होंगे इसे। एक है बलूचिस्तान, ये आजकल पाकिस्तान में, इसे भी तो आप लोग जानते होंगे। तो ये 4 सदस्य कहाँ से आए थे? कमिश्नरी क्षेत्र से चुन के आए थे। और 292 सदस्य कहाँ से आए थे? 11 ब्रिटिश प्रांतों से आए थे। इसे आप याद रखिएगा। ठीक, संविधान सभा सदस्यों का क्या हो गया? अब चुनाव हो गया, और चुनाव होने के बाद इसमें जो कुछ फैक्ट हैं, उन फैक्ट पर हम ध्यान देंगे। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा संविधान सभा के सदस्य किस प्रांत से चुन के आए थे, तो आप याद रखिएगा हमारा उत्तर प्रदेश, जिसे पहले क्या बोलते थे हम? संयुक्त प्रांत बोलते थे। क्या बोलते थे? संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत से कितने लोग चुन के आए थे? 55 लोग चुन के आए थे। 55 लोग। पूछा जाता है संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी आई थी? संविधान सभा में जो महिला थी वो थी 15 महिला थी, 15। उत्तर प्रदेश से कितने लोग चुन के आए थे महिलाओं में? इन्हें हम ध्यान दे लेते हैं। उत्तर प्रदेश से 5 महिलाएं थी चुनकर। एक थी सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। एक थी विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित। एक थी पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी। एक थी कमला चौधरी, और जो 5वीं महिला थी वो थी बेगम अयाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला भी थी। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो उनका नाम था बेगम अयाज रसूल। कहाँ से चुन के आई थी? उत्तर प्रदेश से। बेगम अयाज रसूल। कहीं कि एजाज भी लिखा रहता है, तो आप उसे कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही चीज़ है। यहाँ तक तो हम समझ लिए कि उत्तर प्रदेश या संयुक्त प्रांत से सबसे ज़्यादा संविधान सभा में सदस्य चुन के आए थे। कितने? 55। संविधान सभा में महिलाएं कितनी चुन के आई थी? 15। इन 15 में से उत्तर प्रदेश से 5 महिलाएं थी। एक सुचेता कृपलानी थी, एक विजय लक्ष्मी पंडित थी, एक पूर्णिमा बनर्जी, एक कमला चौधरी, एक थी बेगम अयाज रसूल। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि एकमात्र दलित महिला कौन थी? तो आप याद रखिएगा, एकमात्र दलित महिला जो थी उनका नाम था दाक्षायणी वेलायुधन। दाक्षायणी वेलायुधन, ये आप याद रखिए। ये कहाँ से थी? ये आपने मद्रास में पढ़ता है, ट्रावनकोर, वहाँ से थी ये, ट्रावनकोर मद्रास से थी। ठीक। और कभी कभी पूछा जाता है कि एकमात्र रियासत से चुनकर आई महिला कौन थी? तो उनका नाम था एनी मस्करीनी। एनी मस्करीनी। इन फैक्ट को आप याद रखेंगे। संविधान सभा के सदस्यों का क्या हो गया? चुनाव हो गया है। आपने देखा चुनाव कैसे हुआ? एकल संक्रमण ये पद्धति से कराया गया। अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने इन्हें वोट दिया। कुल कितने सदस्य चुन के आए? 389। और 389 में सबसे ज्यादा चुन के कहाँ से आए थे? उत्तर प्रदेश से 55, 15 महिलाएं थी। उसके बाद आपने देखा एकमात्र दलित महिला, एकमात्र रियासत से चुन के आई महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला। इन सब पे हमने चर्चा कर ली। अब क्या होता है? 9 दिसंबर
1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और ये पहली बैठक सोमवार के दिन हुई थी। पहली बैठक सोमवार के दिन था, सोमवार, और समय था 11 बजे, टाइम 11 बजे। इस फैक्ट पे मत जाइएगा कि सोमवार 11 बजे, ये सब कहीं पूछा नहीं जाएगा, बस आपके लिए नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं बस कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, सोमवार का दिन था, 11 बजे हुई थी। इस दिन हमने सबसे पहला काम क्या किया? इस दिन हमने जो सबसे पहला काम किया, हमने अपनी संविधान सभा के एक अस्थायी अध्यक्ष चुना। क्या चुना? एक अस्थायी अध्यक्ष, एक अस्थायी अध्यक्ष चुना। और अस्थायी अध्यक्ष का क्या नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनका हमने क्या कर लिया? चुनाव कर लिया, सच्चिदानंद सिन्हा। किनकी सलाह पर इनका चुनाव किया गया था? वो थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी के कहने पर ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का क्या किया गया था? चुनाव किया गया था। और इन्हीं को क्यों चुना गया? सबसे बड़ी बात, क्योंकि जब फ्रांस का संविधान बन रहा था 1989 के आसपास, तो उन्होंने जो अपना अध्यक्ष चुना था वो अपने संविधान सभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य उसे चुना था। इसी बात को हमने भी ध्यान में रखा, तो संविधान सभा ने क्या किया? अपना एक अस्थायी अध्यक्ष चुना, जिसे बोलते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जिन्हें इस आधार पर चुना गया था क्योंकि ये हमारी संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य। जैसे फ्रांस ने 1789 ईस्वी में अपने यहाँ सबसे वरिष्ठ सदस्य को अपना अध्यक्ष बनाया था, ऐसे ही हमने क्या किया? अपने यहाँ सबसे अस्थायी अध्यक्ष बनाया वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और क्या काम किया गया? इसी दिन हमने उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया और उपाध्यक्ष बनाए गए एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। इन्हें हमने क्या बनाया? अपना उपाध्यक्ष बनाया। ये 9 दिसंबर की 1946 की हमारी पहली बैठक थी। अब दूसरी बैठक कब हुई? दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को जब हमारी दूसरी बैठक हुई, इस दिन हमने क्या प्रावधान किया? इस दिन हमने 2 प्रावधान इस दिन भी किया। पहला प्रावधान क्या किया? हमने अपना अस्थायी अध्यक्ष चुना, परमानेंट प्रेसिडेंट या आप कह सकते स्पीकर का चुनाव किया, अस्थायी अध्यक्ष। और किसे बनाया हमने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार से चुन के आए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्या किया? इसी दिन हमने अपना संविधान का संवैधानिक सलाहकार जो थे, जिन्हें हम बोलते हैं बी.एन. राव या बेनेगल नरसिंह राव, संवैधानिक सलाहकार, इनका भी हमने क्या किया? चुनाव किया, संवैधानिक सलाहकार। एक चीज आप याद रखिएगा कि बेनेगल नरसिंह राव या बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार। ये हमारी दूसरी बैठक थी। जो हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को हुई थी 1946 को, और दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। मतलब संविधान सभा की जो पहला सत्र था वो 9 दिसंबर से शुरू होता है और 23 दिसंबर 1946 तक चलता है। तो इसमें आपने 2 बैठक देख ली। तीसरी बैठक जो हुई थी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेट के पेपर में हाल ही में पूछा भी गया है ये, कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किसने किया? इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पेट के पेपर में आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा। अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव था कि जैसे आप बुक देखते हैं तो बुक में कहीं कहीं लिखा रहता है शुरुआत में भूमिका, कहीं लिखा रहता है आमुख। तो उसमें क्या होता है? राइटर ये बताना चाहता है कि हम ये जो बुक लिख रहे हैं उस बुक के माध्यम से हम इस समाज को या इस देश को, इस राष्ट्र को क्या देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, या हमारा सोच क्या, हमारी आदर्श क्या, हमारी लक्ष्य क्या है। ऐसे ही हमारी संविधान सभा जब संविधान बनाने का काम कर रही थी तो पंडित नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। उस उद्देश्य प्रस्ताव में ये बताया गया कि महिलाओं के लिए क्या अधिकार होगा, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्या अधिकार होगा, हमारे सरकार का स्वरूप क्या होगा, इन सब बातों के या हमारी संविधान सभा के आदर्श क्या होंगे कि हम जैसे सामाजिक न्याय देंगे, लोगों को आर्थिक न्याय देंगे, राजनीतिक न्याय देंगे। ये सब हमने कहाँ लिखा था? उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा था।
तो इसको पारित किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पारित किया? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने पारित किया, लेकिन लागू नहीं हो पाया। ये लागू होता है 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 के प्रस्ताव क्या हुआ? लागू हुआ। यहाँ तक आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम इस पर कुछ चीज़ों चर्चा करना चाहते हैं। जैसे बच्चों को लेकर कन्फ्यूजन रहता है कि भीमराव अंबेडकर या हमारे संविधान सभा के जो सबसे महत्वपूर्ण सदस्य माने जाते हैं भीमराव अंबेडकर या BR अम्बेडकर जैसे बोलते हैं, ये कहाँ से चुन के आए थे? भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। तो इन्होंने सबसे पहले जो चुनाव लड़ा था वो लड़े थे मुंबई से। कहाँ से? बम्बई से। लेकिन ये चुनाव क्या हो गए थे? हार गए। फिर मुस्लिम लीग ने क्या किया? इन्हें अपनी सीट से मुस्लिम लीग ने इन्हें लड़वाया पूर्वी बंगाल से। कहाँ से लड़वाया? पूर्वी बंगाल से। क्योंकि आप जानते हैं 1905 के आसपास क्या होता है? बंगाल का विभाजन हो गया था, एक पश्चिमी बंगाल हो गया था, एक पूर्वी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल से मुस्लिम लीग ने इन्हें अपनी सीट से चुनाव लड़ाया और क्या हुई? जीत कर संविधान सभा के क्या बने? सदस्य बने। संविधान सभा के सदस्य बने। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है, तो आप जानते हैं 2 प्रकार के राष्ट्र बनके तैयार हो जाते हैं। एक भारत बनके तैयार होता है, एक पाकिस्तान। तो ये जो पूर्वी बंगाल देख रहे हैं वही उस समय क्या बन जाता है? पूर्वी पाकिस्तान। और भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल के जिस क्षेत्र से जीत के आ रहे थे उसका नाम था जयसुर कुर्ला। क्या नाम था? जयसुर कुर्ला। अब ये क्षेत्र कहाँ चला जाता है? पूर्वी पाकिस्तान में। अब इनकी सीट क्या हो जाती है? रिक्त हो जाती है। तब जो हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, वो राजेंद्र प्रसाद से इस बात की चर्चा करते हैं कि अगर हमें अपना संविधान बनाना है तो भीमराव अंबेडकर को अपने संविधान सभा में रखना जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया? राजेंद्र प्रसाद ने बंबई से एक सीट खाली करवाया। उन्होंने वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे BG खेर, उनको एक पत्र लिखा और पत्र लिखवा के वहाँ से कहा गया उनसे कि आप एक सीट अपने यहाँ से खाली करवाइए। और जो सीट खाली कराया गया वो था MR जयकर का सीट खाली कराया गया। MR जयकर का सीट खाली करा के वहाँ से चुनाव किसे लड़ाया गया? भीमराव अंबेडकर को। और भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के क्या बने? फिर सदस्य बने। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर कहाँ से चुनाव जीत के आए थे, तो अगर उसमें बंगाल ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या लगाएंगे? बम्बई। अगर बम्बई ऑप्शन में नहीं तो इसका मतलब पेपर सेटर जो है, एग्जामिनर, वो किसको मान रहा है? पूर्वी बंगाल को मान रहा है। ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर दोनों आ जाता है बाय द वे, तो आप ज्यादा प्राथमिकता बंबई को ही दीजिएगा। ठीक। अब जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, उस समय कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? तो 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उस समय 208 लोग आए थे। इसी में 9 महिलाएं भी थी। 208 में 9 महिलाएं थी। 9 महिलाएं थी। कभी कभी बच्चे पूछते भी हैं कि सर 389 सदस्य चुने गए थे, जिसमें 208 क्या हो जा रही हैं? 208 ही सदस्य क्यों आ रहे हैं 9 दिसंबर 1946 को? तो 9 दिसंबर 1946 को आप जानते हैं कांग्रेस को उस चुनाव में, जब 389 सदस्यों का चुनाव रहा था, उसमें 208 सीट मिली थी कांग्रेस को 208 सीट मिली थी। मुस्लिम लीग को मिला था 73 सीट, 73, और अन्य पार्टियां जो थी उन्हें मिली 15 सीट। तो मुस्लिम लीग को यह लग रहा था कि कांग्रेस की सदस्य संख्या क्या है? ज्यादा है, मुस्लिम की सदस्य संख्या कम है, कहीं उनकी बातों को उतना महत्व न दिया जाए। इस वजह से इन्होंने क्या किया? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई इसका क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया गया। तो आप कहेंगे सर बहिष्कार किया तो 389 में से आप अगर घटाएंगे 73 सदस्य, तब भी तो संख्या कम पड़ रही है, अभी भी संख्या कम पड़ी। इसी में क्या हुआ? जो 93 सदस्य जो देसी रियासत से आए थे, इन्होंने अपना भविष्य ही निर्धारित नहीं किया कि हमें क्या करना है, कि हमें पाकिस्तान में जाना है कि भारत में जाना है। ये क्लियर ही नहीं कर पा रहे थे, कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि देसी रियासत के जो राजा थे या शासक थे, वो नहीं चाहते कि हम किसी ऐसे शासन का हिस्सा बने जिसमें हम शासक ना हो, सिर्फ शासन का एक हिस्सा हो। इसी वजह से इन्होंने भी इसका क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया था। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब क्या होता है कि 22 जनवरी 1947 को हमारे यहाँ उद्देश्य प्रस्ताव भी पारित हो गया,
धीरे धीरे संविधान सभा की कार्रवाई आगे बढ़ी थी कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का क्या हो गया, विभाजन हो गया, भारत का विभाजन। और जब भारत का विभाजन हो गया तो जो अभी तक 389 सदस्य थे उनकी सदस्य संख्या घट के हो गई 324। अब 15 अगस्त 1947 को जब भारत का विभाजन हो रहा था या हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें 299 सदस्य उपस्थित थे। ये बात आप याद रखिएगा, 299 सदस्य उपस्थित थे। ठीक, यहां तक क्या हो गया, हमारी संविधान सभा की बातें हो गई। अब अगर हम संविधान सभा पे चर्चा कर रहे हैं और संविधान पे चर्चा कर रहे हैं और प्रारूप समिति पर चर्चा ना करें तो फिर बात अधूरी है। हमारे संविधान सभा का प्रारूप याद रखिएगा, या संविधान का प्रारूप बी.एन. राव ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? बी.एन. राव ने। लेकिन उस प्रारूप पर विचार करने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसे हम क्या बोलते हैं? प्रारूप समिति, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, हिंदी में इसे बोलते हैं मसौदा समिति, और कहीं कहीं आपको लिखेगा पांडुलेखन समिति। इस प्रारूप समिति में 7 लोग थे। 7 लोग थे। कौन थे? पहले थे इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, ये इसके अध्यक्ष थे। और कौन थे? आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर थे इसके, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। और कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर। और एक सदस्य के.एम. मुंशी, जिन्हें बोलते हैं कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी। एक सदस्य और थे जिनका नाम था मोहम्मद सादुल्ला, एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे ये, मोहम्मद सादुल्ला। और कौन थे? एक सदस्य एन माधवराव, एन माधवराव। और एक सदस्य और थे जिनका नाम था टी.टी. कृष्णाचारी। ये 7 सदस्य क्या थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी.टी. कृष्णाचारी। एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ यहीं पे कि 15 अगस्त जब 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो 15 अगस्त 1947 का अधिनियम आया था उस अधिनियम में कहा गया था, 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कहा गया जब तक संविधान लागू नहीं हो जाएगा तब तक भारत का प्रशासन 2 अधिनियम के माध्यम से चलेगा। एक था भारत शासन अधिनियम 1935, ये तो हमने आपको पढ़ाया ही था, भारत शासन अधिनियम 1935। और एक अधिनियम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस बात को आप याद रखिएगा। एक काम और किया गया, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो हमारी संविधान सभा थी वो 2 रूपों में काम करती थी। 2 रूप में काम करने का मतलब ये थे, जब वो संविधान बनाती थी तो संविधान सभा कहलाती थी, और जब वो देश का प्रशासन चलाती थी तो संसद के रूप में भी काम करती थी। तो इसमें आप ये याद रखिएगा, जब हमारी संविधान सभा संविधान बनाने का काम करती थी, संविधान सभा जब संविधान बनाने का काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे, राजेंद्र प्रसाद। और जब संसद के रूप में काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे जे.वी. मावलंकर साहब, जे.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये भी आप याद रखिएगा। और यही गणेश वासुदेव मावलंकर हमारी संसद के क्या बनेंगे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी बनेंगे, साथ में ही प्रोटेम स्पीकर भी बनते हैं, याद रखिएगा। अब
26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या होता है, आंशिक रूप से लागू होता है। आंशिक रूप से लागू होता है। आंशिक रूप से लागू होने का मतलब क्या था भाई, संविधान बनके तैयार ही हो गया था तो पूर्णतः लागू कर दिए होते, आंशिक रूप से लागू करने की क्या जरूरत थी। तो 1929 में लाहौर का एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उस अधिवेशन में हमने ये किया था, या कांग्रेस ने ये किया था कि हम प्रत्येक 26 जनवरी को क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन हमारा संविधान क्या हो जा रहा है, 26 नवंबर को बनके तैयार हो जा रहा है। अब उस डेट की महत्व कम ना हो जाए, उसकी जो यादें हैं उसे भूल ना जाए लोग, उसको बरकरार रखने के लिए हमने क्या किया, 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया। बाकी जो उसके प्रावधान थे बचे हुए, उसे हमने कब लागू किया, 26 जनवरी 1950 को। तो आंशिक रूप से जब लागू हुआ तो इस दिन संविधान सभा की कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। अब आप पूछेंगे सर ये कहीं लिखा गया था, तो बिल्कुल लिखा गया था। हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 394। अनुच्छेद 394 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 361, 324, 366, 379, 388 और साथ में 394 ये कब लागू होंगे, 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू होंगे। और इसी अनुच्छेद 394 में कहा गया है कि बाकी जो उसके प्रावधान हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए जाएंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 394 में लिखा गया। और क्या, एक अनुच्छेद हमारे यहाँ 393 है, अनुच्छेद 393। इसमें क्या लिखा गया, इसमें ये लिखा गया कि भारत का जो संविधान उसका टाइटल क्या होगा या शीर्षक क्या होगा। तो हमारे भारत के संविधान का टाइटल शीर्षक है, उसका ऊपर नाम लिखा गया भारत का संविधान। ये भी आप क्या करिएगा, याद में रखिएगा, ठीक। और क्या किया गया था, अभी तक मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त से लेके 26 जनवरी 1950 तक, जब तक हमारा देश क्या हो जाता है या पूर्णतः संविधान हमारा लागू नहीं हो जाता है, तब तक जो प्रशासन चल रहा था वो 15 अगस्त 1935 का एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था, उसके माध्यम से 47 का एक आया था 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसके माध्यम से चला था। तो अनुच्छेद 395 में कहा गया था कि जब हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो जाएगा तो इस अधिनियम को क्या कर देंगे, हम समाप्त कर देंगे। और भारत का शासन किसके माध्यम से चलाया जाएगा, संविधान सभा के माध्यम से, या सॉरी संविधान के माध्यम से चलाया जाएगा, ठीक। तो ये हो गई हमारी संविधान की कुछ बेसिक्स बातें। एक कभी कभी आक्षेप या आलोचना में पूछ लिया जाता है, जैसे हमारे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था संविधान सभा को, उन्होंने संविधान सभा को कहा था कि एक ऐसी सभा है या एक ऐसा बारात है या एक ऐसा विवाह है, संविधान सभा को उन्होंने कहा है कि ऐसी विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। एक ऐसा विवाह है जिसकी क्या है, दुल्हन ही गायब है। दुल्हन का सेंस लेने का मतलब यहाँ से मुस्लिम लीग से था कि मुस्लिम लीग के सदस्यों ने जब बहिष्कार कर दिया था तो विंस्टन चर्चिल ने बाकायदा क्या होता है, ये उस समय का जो पत्र चलते थे, अखबार आते थे, उसमें बाकायदा लिखा गया था कि विंस्टन चर्चिल ने ये आक्षेप लगाया था कि जो भारत की संविधान सभा है वो एक ऐसा विवाह है जिसकी क्या गायब है, दुल्हन ही गायब है। तो इस पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने चाय पीते वक्त एक हंसी करते हुए या ठाठ में कहा था कि भारत को आज़ादी मिल गई है, इस चीज़ से विंस्टन चर्चिल क्या हो चुके हैं, बौखला गए हैं या पागल हो गए हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। तो इसको आप याद में रखिएगा। एक थे ऑस्टिन साहब, इनकी एक बुक भी आती है भारतीय संविधान राष्ट्र की एक आधारशिला, ऑस्टिन साहब। तो ऑस्टिन साहब ने कहा कि जो भारत की संविधान सभा है, उन्होंने कहा कांग्रेस ही क्या है, संविधान सभा है, और संविधान सभा ही क्या है, कांग्रेस है। कांग्रेस ही क्या है, संविधान सभा है, और संविधान सभा ही क्या है, कांग्रेस है। और उन्होंने जो आक्षेप किया वो एक प्रकार से सकारात्मक है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे 208 मेंबर कहाँ से चुन के आ रहे हैं, कांग्रेस ही चुन के आ रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस का क्या है, बहुमत है। तो सीधी सी बात, अगर संविधान सभा में कांग्रेस के लोग ज्यादा हैं तो आप कह सकते हैं कांग्रेस ही क्या है, संविधान सभा है, और संविधान सभा ही क्या है, कांग्रेस है। एक सदस्य केसी बियर ने भी एक आक्षेप लगाया था कि जो भारत की संविधान सभा है, भारत की जो संविधान सभा है वो धनिक वर्गों की संविधान सभा है। भारत की संविधान सभा कैसी है, धनिक वर्गों की संविधान सभा है।
धनिक वर्ग या आप कह सकते हैं शिक्षित वर्ग, इन सब की क्या है वो संविधान सभा। क्यों? क्योंकि उस समय शिक्षित वर्ग कहने का मतलब ये था कि उस समय जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, क्योंकि आज जानते हैं आज जब चुनाव होता है तो आपकी योग्यता नहीं देखी जाती कि आप बीए के हैं कि एमबीए के हैं कि इंटर पास हैं कि हाई स्कूल पास हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उस समय जितने भी सदस्य चुन के आए तो कहीं न कहीं शिक्षित थे, कहीं न कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी, लंदन, कैम्ब्रिज, इन यूनिवर्सिटी से क्या होते वो पढ़ के आए हुए थे। धनिक वर्ग का कहने का मतलब ये था उस समय राजा महाराजा जो थे, जो मनोनीत होकर आए थे, वो कहीं न कहीं धनिक वर्ग से बिलोंग करते थे, पैसा रुपया ज़्यादा था, इस वजह से उन्होंने क्या कहा था, इसे धनिक वर्ग कहा था। तो ये कुछ आक्षेप लगाए गए थे, तो इन आक्षेपों को आप क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। आज संविधान सभा की जो मोटी मोटी बातें थी उन सब पे हमने डिस्कस कर लिया है। आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। आपके जो भी डाउट होंगे आप हमें कमेंट में बताइएगा, उसका जो यथार्थ जवाब होगा उस समय अनुसार आपको दिया जाएगा। आप जिस तरह हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए मैं फिर से योगेंद्र टाइम की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।